चलो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ क्लास। तो लास्ट टाइम हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट नेस्टिक मूवमेंट्स। ओके, सो हाउ डज नेस्टिक मूवमेंट्स ऑकर इनटू द प्लांट बॉडी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट आर इन जनरल नेस्टिक मूवमेंट्स, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, so that it helps you understand difference between tropic movements and nestic movements. So as we previously also talked about this, that is nestic movement are the movement of plant part in response to an external stimulus in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus. Okay, तो हमने पिछले बार स्टडी किया हुआ है ट्रॉपिक मूवमेंट, और ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्लियरली देखा था कि जहाँ पे सनलाइट आ रही थी प्लांट उस तरफ टर्न हो रहा था, या फिर जहाँ पे ग्रेविटी थी वहाँ पे रूट जा रहा था, ठीक है, या फिर टूवर्ड्स द वाटर द रूट वाज ग्रोइंग, ठीक है। तो स्टिम्युलस जिस जगह पे था उस तरफ उसका अट्रैक्शन था, ओके, या फिर मूवमेंट जो थी वो उस तरफ हुआ करती थी इनटू दैट मूवमेंट, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक मूवमेंट। बट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेस्टिक मूवमेंट, तो इसका बेसिक थिंग इज एक्सटर्नल स्टिम्युलस है, बट उसका डायरेक्शन डिटरमाइन नहीं करेगा कि मूवमेंट उस तरफ हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मूवमेंट विल ऑलवेज ऑकर टुवर्ड्स द स्टिम्युलस, सो हेंस इट इज़ कॉल्ड एज नेस्टिक मूवमेंट। ओके, देन सो यहाँ पे आपको उसके कुछ एग्जाम्पल्स देके उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वाला इसमें आता है निक्टेनेस्टी। निक्टेनेस्टी इज़ द मूवमेंट ऑकरिंग ड्यू टू द डे एंड नाइट। ओके, तो जब भी दिन या फिर रात के इफेक्ट की वजह से जो मूवमेंट होती है दैट इज़ कॉल्ड एज दी स्लीप मूवमेंट्स भी इनको हम बोल सकते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज दी मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स दी डे एंड नाइट कंडीशन, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं निक्टेनेस्टी। तो निक्टेनेस्टी में हम देखते हैं जनरली डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स होती है, या फिर लीव्स होती है, स्टोमेटा होती है, ये सारी चीज़ें जो है इनकी मूवमेंट जो है दैट इज़ डिटरमाइंड बाय दी प्रेजेंस ऑफ से डे कंडीशन और नाइट कंडीशन। तो उस हिसाब से ये हो रहा है, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज निक्टेनेस्टी, ठीक है। तो इसमें जनरली आप देखते हो कि अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, सो यू माइट हैव सीन कि लीव्स जो है प्लांट के वो दिन में दे आर अपवर्ड्स यानी कि टूवर्ड्स द सनलाइट, ठीक है, जबकि जैसे ही रात होती है तो ये सेम लीव्स दे लिटिल बिट ड्रूप डाउनवर्ड्स, ठीक है, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, अभी उसको फोटोसिंथेसिस नहीं करना है। ओके, सो हेंस दे ड्रूप अ बिट डाउनवर्ड्स। तो ये सिंपल सा एक मूवमेंट है प्लांट में जो हमें दिखाई देता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट कंडीशन। वैसे ही मूवमेंट जो है दीज ऑल कंडीशंस ये जो है डे एंड नाइट के रिस्पॉन्स में होती है। फ्लावर का ब्लूम होना और फिर उसका मुरझा जाना, या फिर जाके स्टोमेटा का ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो किस तरह से अफेक्ट होता है ड्यूरिंग डे एंड नाइट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इनटू फोटोसिंथेसिस। ओके, तो ये सब चीज़ें दे आर डिपेंडेंट ऑन दी प्रेजेंस ऑफ डे एंड नाइट कंडीशन, ठीक है। तो डे एंड नाइट इज़ नॉट अ डायरेक्शनल थिंग, सो हेंस इसमें कुछ हम ये नहीं बोल सकते कि डे हो गया तो उस तरफ आ रहा है, राइट। तो इट इज़ अ स्टिम्युलस, डे टाइम इज़ अ स्टिम्युलस, नाइट टाइम इज़ अ स्टिम्युलस, उस हिसाब से प्लांट का मूवमेंट दैट इज कॉल्ड एज निक्टेनेस्टी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज द सेकेंड कंडीशन दैट इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी या फिर हैप्टोनेस्टी। तो ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। थिग्मो का मतलब है प्रेशर। सो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच इज कॉल्ड एज थिग्मोनेस्टी, ठीक है। तो टेंटैकल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, या फिर आपने ये देखा होगा जनरली वीनस फ्लाईट्रैप जो होता है वो जनरली ऐसा ओपन होता है, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको स्टिम्युलस देता है, और जैसे ही यहाँ पे एक आधी इंसेक्ट आके बैठता है, ठीक है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो उसको स्टिम्युलस देता है प्लांट को कि वहाँ पे इंसेक्ट आ चुका है, एंड देन इट क्लोजेस इट्स ट्रैप, ओके, एंड इट starts to digest the insect inside, ठीक है। so hence that is called as the thigmonasty, okay। so according to the प्रेशर या फिर इन रिस्पॉन्स टू टच, ठीक है। तो ये वाला रिस्पॉन्स जो है वो हो गया दैट इज कॉल्ड एज दी थिग्मोनेस्टी, ओके। एंड देन नेक्स्ट वन इज सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी इज टर्गर चेंजेस, दैट इज थिन वॉल सेल्स जो होती है वो क्या करती है, उसके अंदर से जनरली
पल्विनस जो होता है उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। जनरली लीफ का जो बेस होता है यहाँ पे, ये इसको, इस रीजन को हम पल्विनस बोलते हैं। सो ये क्या करता है, इट कॉजेज फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो कंपाउंड लीफ यानी लीफ का भी एक स्ट्रक्चर होता है, सिंपल लीफ स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर। सो वेन एवर लीफ इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा होगा गुलमोहर हो गया या फिर इवन मिमोसा प्लांट हो गया, उसकी लीव्स कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ, यानी एक लीफ में बहुत सारे छोटे छोटे लीफलेट होती है। जबकि एक लीफ होता है दैट इज कॉल्ड ए सिंपल लीफ, जो एक ही सिंगल बड़ा लीफ होता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। तो ये कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर में जनरली क्या होता है कि उस कंडीशन में ये लीव्स को ड्रूप करना, यानी कि आपने देखा होगा जनरली, आप एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कर लो अपने सराउंडिंग में, जहाँ पे भी ऐसा कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर होता है, तो गुलमोहर जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, या फिर मिमोसा हो गया, तो उसमें आप देख सकते हो कि इट ड्रूप्स एंड फॉल्स, और इसके लीव्स जो है वो रात के टाइम में भी चिपक जाती है। मिमोसा की तो टच के रिस्पॉन्स में चिपक जाती है, राइट। तो ये जो है क्लोजिंग ऑफ द लीफ जो है, ये स्ट्रक्चर क्यों होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ सिस्मोनास्टी, ठीक है। इसको भी हम डिटेल में और पढ़ेंगे थोड़ा सा। देन नेक्स्ट इज फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी इज नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट। तो इसमें आता है डैंडेलियन फ्लावर आ गया, या फिर इसमें आ गया अपना सनफ्लावर आ गया, ठीक है। सो सॉरी, नॉट सनफ्लावर, सनफ्लावर इज अगेन डायरेक्शनल मूवमेंट टूवर्ड्स लाइट, क्योंकि वो क्या करता है, इट मूव्स अलोंग विद द लाइट। तो ये आपने देखा होगा सनफ्लावर जो है वो जैसे जैसे सन चढ़ते जाता है, उस हिसाब से सनफ्लावर भी अपना फेस जो है, इट स्टार्ट्स टर्निंग इट टूवर्ड्स द लाइट, ठीक है, और इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट। सो दैट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, जब भी वो उसके तरफ जा रहा है, लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है। जबकि डैंडेलियन फ्लावर जो है उसका मूवमेंट जो है, इट इज़ इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट, बट इट इज़ नॉन डायरेक्शनल। ओके, सो वो कैसे होता है वो भी हम देखेंगे। सो हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ 4 o'clock प्लांट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स लाइट ये फ्लावर का ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाता है। इसको 4 o'clock प्लांट इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट अकॉर्डिंग टू ऑफिस टाइम इटसेल्फ इट स्टार्ट्स ब्लूमिंग व्हेन द सन इज इनटू फुल फ्लेज्ड। मॉर्निंग टाइम जो होता है वहाँ पे ये खिलना शुरू हो जाता है, और 4 बजे 4 जैसे ही बज जाते हैं इसका फ्लावर जो है वो सूखना शुरू हो जाता है। So let us talk about what happens to touch me not plant. So here you can see a leaf of touch me not plant. This is a compound leaf as you can see. So इसमें क्या होता है, ये leaf structure है और इसके नीचे ये जो stalk होता है उसको पल्विनस बोलते हैं, this one, okay. So पल्विनस जो है उसमें cells जो होते हैं वो काफ़ी उसमें से वाटर तो होता ही है ऑस्मोसिस की वजह से। सो जैसे ही हम इसको टच करते हैं, द रिस्पॉन्स इट ट्रैवल्स फ्रॉम दिस एंटायर लीफ, जैसे ये ट्रैवल हो रहा है यहाँ पे, एंड देन इट पासिस इनटू द लीफ इनटू दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो रिस्पॉन्स जा रहा है इसमें लीफ में, दैट विल डू व्हाट इज, ये पल्विनस या फिर ये जो बेस है उसके सेल्स को ये एक्सोऑस्मोसिस करके वाटर लूज करने के लिए उसका रिस्पॉन्स उस तरफ चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ के सेल्स जो वो श्रिंक हो जाती है। तो जैसे ही सेल श्रिंक हो जाती है, द लीव्स दे कम टुगेदर एंड दे स्टिक टू ईच अदर, ओके। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। हियर अगेन यू कैन सी अ फ्यू वीडियोस जहाँ पे वो टच जैसे ही करते हैं तो इट क्लोजेस इटसेल्फ, ओके। सो दिस इज द सेंसिटिव प्लांट जहाँ पे वो अपने लीव्स को जैसे ही टच करते हैं इट श्रिंक्स, ओके। तो वो रीज़न क्या है, उसका लीफ का बेस जो है जिसको हम पल्विनस बोलते हैं, इट लूजेस द वाटर, एक्सोस्मोसिस होता है इन रिस्पॉन्स टू टच, और फिर जाके लीव्स जो है वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, वो एक दूसरे को चिपक जाती है। वो ऑब्वियस सा है क्योंकि वो वहाँ के सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, सो इट pulls the leaves closer, okay. So hence it closes. So this is how it occurs in response to touch, that is thigmonasty, okay. So I hope this is clear. Here you can see response towards the light, okay. So जैसे ही लाइट का इफेक्ट चेंज हो जाता है, लीव्स जो है वो ड्रूप होना शुरू हो जाती है। दिस इज ऑल्सो नास्टिक मोमेंट। सी अगेन इट स्टार्ट्स ड्रूपिंग, जैसे जैसे लाइट का इफेक्ट कम होते जाता है, लीव्स दे स्टार्ट ड्रूपिंग डाउन, ओके। सो दिस इज अगेन अ नास्टिक मूवमेंट, नॉट अ डायरेक्शनल मूवमेंट। अदरवाइज इन डायरेक्शन होता तो फिर वो इट वुड हैव टर्न टुवर्ड्स द विंडो, राइट। सो हेंस दैट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट. So that is how the response towards different stimuluses and a non-directional response towards the stimulus occur. Hence, it is called as a nastic movement. और nastic movement के बाद we are talking about today is chemical coordination into plants. Okay, तो chemical coordination क्या होता है और ये कैसे
फोटोट्रॉफिज्म और ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो दैट इज़ केमिकल कोऑर्डिनेशन इनटू प्लांट्स. So let us talk about chemical coordination in plant. So the function of chemical control coordination in plants is performed by certain growth regulators. Generally growth regulators are called as hormones. And ये जो plant hormones है इनको हम phytohormones या फिर plant hormones दोनों भी बोलते हैं. तो phytohormones जो होते हैं these are organic substances which are produced naturally into plant. जो उसकी growth और उसकी minute activities जो होती है वो उनके थोड़े quantity के secretion के थ्रू ही वो ये सब कुछ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है. ठीक है. सो हेंस दीज आर फाइटोहॉर्मोन्स. तो फाइटोहॉर्मोन्स क्या क्या है उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहला फाइटोहॉर्मोन जो है वो है ऑक्सिन्स. सो ऑक्सिन्स आर ग्रुप ऑफ वीकली एसिडिक प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रूट एंड शूट टिप्स ऑफ द प्लांट बॉडी. ठीक है. तो इसका प्रोडक्शन साइट आपको याद रखना है कहाँ पे हो रहा है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनटू द रूट टिप एंड द शूट टिप. ओके. And after their production they migrate to the zone of their action. So the obviously इनका प्रोडक्शन एक साइड पे होता है और एक्शन दूसरे साइड पे हो सकता है. ठीक है. सो हेंस यहाँ पे इनको बताया गया दे कैन माइग्रेट टुवर्ड्स द साइट ऑफ एक्शन. ओके. सो ऑक्सिन्स दे प्रोमोट सेल डिविजन, सेल एलोंगेशन, रूट फॉर्मेशन, रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, अपाइकल डोमिनेंस एंड एनहांसिंग physiological and reproductive activities of the plant. Auxins cause parthenocarpy and a phenomenon in which seedless fruits is formed without pollination. तो जनरली हमें seedless fruits पता है. वी हैव बनानाज, वी हैव ग्रेप्स. ये जो है वो सीडलेस फ्रूट है. उनको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बोलते हैं. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट यानी द फ्रूट विच इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट सीड फॉर्मेशन. यानी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जनरली फ्रूट फॉर्मेशन होता है, बट ये कंडीशन में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन हो जाता है. हेंस इट इज़ कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी. So that can be induced with the help of hormones. Okay. So hence plant को hormones देने के बाद they will start producing fruit. तो उसमें से एक hormone है जो ये कर सकता है वो है ऑक्सिन. ओके. सो ये जो बाकी की चीज़ें हैं, अपाइकल डोमिनेंस क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है, रूट फॉर्मेशन क्या है, सेल एलोंगेशन एंड सेल डिवीजन में वो कैसे हेल्प करेगा, उनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन्स. ओके. सो ऑक्सिन्स जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बोला, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द रूट टिप एंड द शूट टिप. यानी कि ये अपाइकल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होता है. ठीक है. सो लेट अस ड्रॉ दिस अपाइकल मेरिस्टेम हियर. ठीक है. सो दिस इज़ द रीजन वेयर अपाइकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट. नाउ जैसे कि हमने प्लांट के ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, लेट अस टॉक अबाउट कि इसका फंक्शनिंग कैसे होता है इनटू द ऑक्सिन्स एंड जिब्रेलिन्स के हेल्प के थ्रू या फिर इनके थ्रू ये कैसे हम कैरी आउट करते हैं. ओके. सो व्हेनेवर ऑक्सिन इज प्रोड्यूस्ड इनटू अपाइकल मेरिस्टेम फर्स्टली, तो ये प्रेजेंट होता है इसी जगह पे. बट हॉर्मोन्स का एक्शन कैसा होता है कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड एट अ साइट एंड देन इट इज़ डिफ्यूज्ड अलोंग द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और फिर उसका फंक्शनिंग कुछ और जगह पे हो सकता है. ठीक है. सो नाउ हाउ डज द मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑकर इन रिस्पॉन्स टूवर्ड्स द लाइट. दैट इज जैसे ही सपोज ये प्लांट है, it is placed into a shaded area, it has produced auxin right below the apical meristem, और फिर जाके ये एक रूम में है तो उसकी वजह से सनलाइट जो है वो इस तरफ से अंदर आ रही है. ठीक है. तो प्लांट को क्या करना है, अभी ये इसका जो शूट है इसको टर्न करना है टूवर्ड्स द सनलाइट. ठीक है. तो टूवर्ड्स द सनलाइट रिस्पॉन्स में जब भी इसको टर्न कराना है तो ऑक्सिन्स क्या करते हैं इसमें, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. सो व्हाट हैपन्स इज, जैसे ही सनलाइट का एक्सपोजर उसको मिल जाता है, इट हैज़ टू चेंज इट्स प्लेस. ओके. सो इट हैज़ टू मूव फ्रॉम दिस प्राइमरी पोजिशन टू समथिंग लाइक दिस. ओके. सो वेन एवर इट हैज़ टू मूव इन टू दिस डायरेक्शन, नाउ ये जो ऑक्सिन्स ये पूरी तरह से इधर प्रोड्यूस हुए थे, दे विल मूव टूवर्ड्स द शेडेड रीजन. यानी कि ये जो शेडेड रीजन है जहाँ पे लाइट नहीं है, दिस एंटायर ऑक्सिन विल स्टार्ट गेटिंग एक्यूमुलेटेड टूवर्ड्स दिस रीजन. ओके. सो बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, दिस एरिया विल नाउ रिसीव अ स्टिमुलस कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लाइट है, सो इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द लाइट. अभी ये कैसे मूव होता है, बिकॉज उसके फंक्शन देख लो ऑक्सिन के क्या है. सो ऑक्सिन का फंक्शन है सेल एनलार्जमेंट एंड एलोंगेशन एंड इट ऑल्सो गिव्स अपाइकल डोमिनेंस. राइट. तो ये दो हमने चीज़ें जब भी डिस्कस की थी, दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एलोंगेशन. सो वेन एवर ऑक्सिन इट एक्यूमुलेट्स इन टू एनी सर्टन एरिया, तो उस रिस्पॉन्स में क्या होता है कि
जिस तरफ ये एक्यूमुलेट हुआ है उस तरफ के सेल्स जो है वो लंबे हो जाना शुरू हो जाती है, ठीक है। सो सेल का साइज जो इस तरफ के सेल का साइज है, इट विल स्टार्ट गेटिंग एलोंगेटेड नाउ, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, दिस एरिया विल ग्रो लॉन्गर, और ये एरिया जो था वहाँ के सेल जैसे थे वैसे ही है, सो हेंस इट विल रिमेन शॉर्टर, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, अभी दिस विल टिल्ट टूवर्ड्स दी सनलाइट। सो यहाँ के सेल लंबे हो गए, यहाँ के सेल जैसे थे वैसे रह गए, the shoot will start tilting towards the sunlight. So this is the response of auxin, और ये हो गया फोटोट्रॉफिज्म उसके रिस्पॉन्स में, राइट। तो ये हो गया थ्रू ऑक्सिन के थ्रू हाउ द प्लांट इट टर्न्स टुवर्ड्स द लाइट। अदर देन दिस ऑक्सिन ऑल्सो फंक्शंस इनटू, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, दैट इज़ अपाइकल डोमिनेंस, यानी कि जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जहाँ पे अपाइकल मेरिस्टेम है, इट गिव्स द डोमिनेंस इफेक्ट, यानी कि वहाँ से ग्रोथ जो है वो प्रमोट होती है थ्रू ऑक्सिन्स, ओके। सो दैट इज़ अपाइकल डोमिनेंस। उसका और फंक्शन है, इट ऑल्सो एक्ट्स इनटू रूट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जनरली जहाँ पे ऑक्सिन जैसे कि वो टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, और जैसे ही हम स्टेम कटिंग्स लेते हैं, ठीक है, तो जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हमने स्टडी किया हुआ है कि स्टेम को अगर हम कट करते हैं और उसको किसी और जगह पे लगाते हैं, सो इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग न्यू रूट्स, ओके। तो ये जो रूट का वापस से अपाइकल डोमिनेंस के थ्रू रूट फॉर्मेशन जो है उसको भी हेल्प करता है ऑक्सिन, ओके। इट ऑल्सो हेल्प्स इन टू प्रोमोटिंग सेल डिविजन, क्योंकि ये सेल एलोंगेशन के साथ ही सेल डिविजन भी हेल्प करता है, सो इट विल डू ऑल्सो सेल डिविजन। देन ऑल्सो ऑक्सिन्स दे हेल्प इन टू पार्थेनोकार्पी, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन ये फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ऑल्सो ऑक्सिन्स दे हेल्प इन टू एब्सिशन यानी कि फॉलिंग ऑफ द लीफ, ठीक है। तो जनरली दो हॉर्मोन्स है, एक होता है एब्सिसिक एसिड और एक है ऑक्सिन, ये दोनों जो है वो एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज रखते हैं, यानी कि ऑक्सिन अगर प्रमोट करता है न्यू ग्रोथ, तो एब्सिसिक एसिड इट स्टॉप्स द ग्रोथ, ओके। तो एब्सिसिक एसिड के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले ऑक्सिन दे इनहिबिट द एब्सिशन, यानी कि दे कीप द प्लांट यंग, ओके। ऑल्सो फ्लावरिंग हो गया या फिर जो लीफ एंड फ्रूट फॉर्मेशन हो गया, ये सब चीज़ों के लिए भी ऑक्सिन हेल्प करती है। फिर ऑक्सिन जो है, क्योंकि ये एक हार्मोन है, इनको हम यूज़ करते हैं इनटू वीड कंट्रोल ऑल्सो, सो इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए वीडीसाइड, एंड इनको जनरली हम पोटैटो स्टोरेज वगैरह जैसी चीज़ें हैं इनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन इनटू प्लांट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड हार्मोन, दैट इज़ जिबरेलिन्स। तो जिबरेलिन्स जो है ये भी वीकली एसिडिक होती है जनरली, और जिबरेलिन्स जो है ये कैसे हेल्प करती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सो ये वीकली एसिडिक है इन नेचर, दीज आर टेट्रासाइक्लिन प्लांट हार्मोन्स, एंड ये जो है सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था, जिसको उन्होंने नाम दिया था फूलिश सीडलिंग ऑफ राइस। तो ये एक डिसीज़ के तौर पे देखा गया था सबसे पहले, और जाके उसका फिर जाके जब रिसर्च हुआ तब हमें पता चला कि ये हार्मोन है और जो प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है, ठीक है। तो उसका स्टोरी ऐसा है कि जापान में दो साइंटिस्ट थे, याबुता एंड शुमिकी। तो ये दोनों ने राइस के ऊपर एक फंगस का इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है। तो एक फंगस, राइस प्लांट को फंगस इन्फेक्शन उन्होंने देखा था, तो वो था ऑफ फंगस जिबरेला फुजिकोरा, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम भी मेंशन्ड है, अब देख सकते हो। तो जिबरेला फुजिकोरा नाम का ये जो ये था फंगस था, उसका इन्फेक्शन उसको हुआ था, तो उन्होंने उसका स्टडी स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जैसे ही वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि प्लांट को इसका इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से प्लांट को क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि प्लांट को जब इसका डिसीज़ होता है तो प्लांट जो है वो इंस्टेड ऑफ डाइंग फास्ट इट स्टार्ट्स ग्रोइंग फास्टर, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो काफ़ी टॉल होती जा रही है, बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट उन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो स्टराइल है, ठीक है। एंड टॉल होने की वजह से ये प्लांट जो है वो फट से पानी में गिर जाते थे, क्योंकि ये लंबे लंबे होके, इस स्टेम्स जो है उसकी लंबी होके दे यूज्ड टू फॉल डाउन इनटू वाटर। सो हेंस उन्होंने उसके ऊपर से ये स्टडी स्टार्ट किया कि ये क्या है जो ऐसी चीज़ जो उन्होंने
प्रोड्यूस की है उस फंगस ने, जिसकी वजह से ये प्लांट जो है वो फटाफट ग्रो होने लग गया है, यानी कि ये इसका टॉलनेस का रीज़न क्या है. सो दैट टाइम दे फाउंड आउट दिस जिब्रेलिक एसिड. तो जिब्रेलिक एसिड जो है वो उसके फंगस के नाम के ऊपर से उसका नाम रखा गया जिब्रेला फ्रूजिकराई के ऊपर से. सो जिब्रेलिक एसिड्स उनको बोला गया. और अभी तक ऑलमोस्ट जो ये जिब्रेलिक एसिड है ये फंगस से जितने आइसोलेट किए हैं, देर आर ऑलमोस्ट 100 टाइप्स ऑफ जिब्रेलिक एसिड्स जो हमने देखे गए हैं. और सबसे एक्टिव फॉर्म में उसका एक ये है हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं GA1 जिब्रेलिक एसिड 1. वो सबसे एक्टिव अभी तक का जिब्रेलिक एसिड माना गया है. ठीक है. सो दैट्स वाई इट वॉज कॉल्ड एज फूलिश सीडलिंग, क्योंकि ये लंबा लंबा ग्रो हो रहा है बट और उसमें कुछ ग्रोथ के बाद सीड फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है. इट वॉज स्टेराइल. ओके. सो जिब्रेलिक एसिड्स या फिर जिब्रेलिन्स जो है वो क्या स्टिमुलेट करता है. सो इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन. क्योंकि ये प्रोफ्यूज सेल डिवीजन कर रहा है, इसी वजह से प्लांट जो है वो काफ़ी ग्रो हो रहा है, जिसकी वजह से स्टेम एलोंगेशन होता है, यानी कि स्टेम लंबा होते जाता है. सीड जर्मिनेशन में भी ये हेल्प करता है. जनरली सीड्स का डॉर्मेंसी ब्रेक करने में जिब्रेलिक एसिड यूज़ होता है. डॉर्मेंसी इज सीड स्लीप मोड, राइट. तो सीड स्लीप मोड यानी जब भी सीड को हम स्टोर करके रखते हैं, सीड विल स्टे सीड टिल इट रिसीव्स द प्रॉपर ग्रोथ कंडीशन. तो उस हिसाब से ये उसमें हेल्प करता है. सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है और जाके फ्लावरिंग में और इंक्रीज इनटू द लेंथ ऑफ द प्लांट ये करने में, साइज़ ऑफ द फ्रूट ग्रो करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है. तो डॉर्मेंसी ब्रेक करने के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो काउंटरएक्टिंग ऑन द इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड. एब्सिसिक एसिड हम थोड़ी देर में और पढ़ने ही वाले हैं, बट देन अगेन इट हेल्प्स इन टू काउंटरएक्टिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉपिंग द ग्रोथ. इंस्टेड इट प्रोमोट्स द ग्रोथ. ओके. सो जिब्रेलिन्स आर मोर पोटेंट दैन ऑक्सिन इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पी. तो ये बहुत सारे हार्मोन्स है. जनरली हम सुनते हैं कि फ्रूट्स को या फिर प्लांट्स को इंजेक्शंस दिए जाती है, राइट. तो ये इंजेक्शन किस चीज़ के होते हैं. तो दीज आर द हार्मोनल इंजेक्शंस थ्रू विच द ग्रोथ इज प्रमोटेड. ओके. सो जैसे मैंने इसके फंक्शंस बताए, फर्स्ट इज सेल एलोंगेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द लीव्स जो है वो उस तरह से जिब्रेलिन्स हेल्प करती है. स्टेम एलोंगेशन, सो इट इंड्यूसेस एलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ जो प्लांट होता है, यानी कि जो हाइट में कम होता है प्लांट, तो उसको हाइट इंक्रीज करने के लिए जनरली स्टेम एलोंगेशन के लिए हम जिब्रेलिन्स यूज़ कर सकते हैं. सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग इंड्यूस करना, पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करना, हम इसके थ्रू परफेक्ट फ्रूट्स ऑफ साइज, इंक्रीज्ड साइज, शेप ऑफ द फ्रूट हम इसको प्रॉपरली दे सकते हैं थ्रू जिब्रेलिन्स. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन्स इनटू द activity of the plant, that is yet another hormone. थर्ड हार्मोन इज साइटोकाइनिन्स. नाम ही इसका सजेस्ट करता है इसका फंक्शन क्या है. साइटो इज सेल, काइनिन्स इज डिविजन. सो साइटोकाइनिन्स जो है दीज आर बेसिकली केमिकली हार्मोन्स विच प्रोमोट सेल डिविजन इनटू प्लांट. तो दीज आर माइल्डली अल्कलाइन इन नेचर. हम अब यहाँ पे हार्मोन का नेचर चेंज हो गया, पहले वाले सारे माइल्डली एसिडिक थे, which produces cell dividing cell through a plant. Okay. And in mature plant they are produced into root tips and transported to the stem. इसका बेसिक ही मेन रीज़न यही है क्योंकि मेन जो सेल डिवीजन है इट ऑकर्स इनटू द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट देयर. ओके. देन साइटोकाइनिन जो है वो प्रोमोट करता है साइटोकाइनेसिस, दैट इज सेल डिवीजन. सो दे कॉज डिफरेंशिएशन इन सेल एंड टिश्यू and cell elongation. Delay senescence, senescence यानी falling off of the leaves. Okay. तो this delays the senescence, breaks the dormancy, वापस से seed को activate करना, bud को activate करना for growth, and regulates nutrient transportation into the plant, enhances chloroplast development into the plant, and it increases resistance to the diseases. क्योंकि ये नया सेल प्रोमोट करता है बनाना, so hence it also induces quite a lot of immunity into the plant, क्योंकि मोस्टली प्लांट के सेल्स जो है वो डेड होती है. ठीक है. एंड इट इंड्यूसेस पार्थेनोकार्पी इनटू वेरी सर्टन प्लांट्स ओनली. सभी प्लांट में ये कर नहीं सकता. ओके. सो दिस इज अबाउट साइटोकाइनिन्स. तो काइनेटिन भी बोलते हैं इसको. सो बिकॉज ये जनरली सेल डिवीजन में हेल्प करता है, तो इसीलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज काइनेटिन. और साइटोकाइनिन्स जो है ये जैसे मैंने पहले भी बताया, ये जनरली डेवलपिंग शूट में, बर्ड्स में, रूट के अपाइसिस में, ये सारी जगहों पे इसको प्रोड्यूस किया जाता है.
तो ये सेल ग्रोथ डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकेंडरी ग्रोथ में प्रमोट करता है, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ यानी कि उसका स्टेम का गर्थ इंक्रीज़ करना या फिर जाके थिकनेस इंक्रीज़ करना, जाइलम एंड फ्लोएम नए डेवलप करना, ये सब चीज़ों के लिए जनरली साइटोकाइनिन्स प्रमोट करता है ये सब चीज़ें। अपाइकल डोमिनेंसी में हेल्प करता है क्योंकि ये सेल डिवीजन करता है, तो ये अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करके लैटरल ग्रोथ जो है यानी कि नए बर्ड फॉर्मेशन जो है, नए नए न्यू अपाइकल डोमिनेंसेस यानी कि नए अपाइकल से टिप्स बनाने के लिए हेल्प करता है। और सेंसेंस में, जैसे सेंसेंस मैंने पहले भी बताया, इट इज़ फॉलिंग ऑफ द लीव्स। तो ये जो मेन चीज़ है दैट इज़ क्लोरोफिल प्रोडक्शन और जाके उसका डिग्रेडेशन होने के बाद जनरली लीव्स जो है वो गिर जाती है। तो यहाँ पे ये साइटोकाइनिन्स में इस साइटोकाइनिन्स का एक हमने कैरेक्टरिस्टिक देखा कि ये एनहांस करता है क्लोरोप्लास्ट डेवलपमेंट, तो इसकी वजह से इट डिलेज द लीव सेंसेंस यानी कि लीव्स जो है वो ज़्यादा देर तक प्लांट पे रह सकती है इंस्टेड ऑफ फॉलिंग ऑफ। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट हेल्प्स इन टू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द नेक्स्ट हार्मोन इज इथिलीन। सो इथिलीन जो है वो गैसियस हार्मोन है। जनरली दिस इज प्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स ऑफ हायर प्लांट्स व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कंडीशन। तो इथिलीन जो है वो इनिबिट करता है लॉन्जिट्यूडनल ग्रोथ यानी कि लेंथ वाइज ग्रोथ जो है वो स्टॉप कर देता है, एंड इट रिटार्ड्स फ्लावरिंग इनटू मेनी प्लांट्स, कॉजेज फास्टर एब्सिशन, वापस से एब्सिशन यानी फॉलिंग ऑफ द लीफ, ठीक है, एंड फ्लावर्स, and induces fruit ripening in it is found into large quantities into ripening fruit and it helps into overcoming dormancy। ठीक है, तो इथिलीन जो है ये गैसियस होता है। जनरली जो फ्लैशी फ्रूट्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा इथिलीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बनानाज हो गए, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इथिलीन होता है। तो इसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। हम एक एक फंक्शन पहले इसके देख लेते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला आता है एब्सेशन ऑफ द लेयर, यानी कि जहाँ पे भी लीफ फॉल होना चाहिए या फिर फ्रूट फॉल होना चाहिए या फिर फ्लावरिंग जो है वो स्टॉप हो जानी चाहिए, ये सारी जगह पे इथिलीन सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। सेंसेंस दैट इज़ येलोइंग ऑफ द लीफ या फिर डाउनवर्ड्स बेंडिंग ऑफ द लीफ बिकॉज ऑफ विच द लीफ फॉल्स ऑफ, इसके लिए भी इथिलीन सबसे पहले एक्ट करता है। ग्रोथ को ये उल्टा करता है यानी कि इनहिबिट्स द ग्रोथ। जनरली ये एक्सपांशन ऑफ द प्लांट को स्टॉप करता है, यानी कि हे वायर एक्सपांशन नहीं होना चाहिए प्लांट का, है ना, तो उसको स्टॉप करना है कहीं ना कहीं। तो उसके लिए ये ग्रोथ को इंस्टेड ऑफ प्रोमोटिंग द ग्रोथ इनटू लॉन्जिट्यूडनल वे, ये ट्रांसवर्स वे में एक्सपांशन में हेल्प करता है। यानी सिर्फ लंबा प्लांट नहीं होना चाहिए, इट शुड ऑल्सो ग्रो हॉरिजॉन्टली। ठीक है, सो दैट इज़ प्रोमोटेड बाय द इथिलीन। ऑल्सो ये फ्लावरिंग में हेल्प करता है। जनरली कुछ फ्लावर्स जैसे फ्रूट्स में, जैसे पाइनएप्पल हो गया, इसमें ये फ्लावरिंग के लिए हेल्प करता है। डॉर्मेंसी में हेल्प करता है क्योंकि ये लैटरल बर्ड्स को प्रमोट करता है, तो ये जनरली डॉर्मेंसी ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। एंड ये जो इथिलीन है, जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ प्रेजेंट इनटू फ्लैशी फ्रूट्स, तो फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि घर पे जब भी हम बनानास लाते हैं तो उसमें बहुत सारे बार ऐसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बनानास आर क्वाइट ग्रीन एंड येलो, तो ये काफ़ी कच्चे पक्के होते हैं। तो एक बनाना उसमें से अगर उसका राइपनिंग स्टार्ट हो गया, उसमें ब्लैक कलर के स्पॉट्स आना शुरू हो जाती है, जो एक क्वाइट इट इज़ अ क्वाइट ऑब्वियस से रिस्पॉन्स की ये अभी राइपनिंग स्टार्ट हो गया है। जैसे ही एक बनाना में स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, विद इन आवर्स यू कैन सी कि सारे बनानास पे ये स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ देर बाद अगर आप देखोगे तो सारे बनानास भी पक जाते हैं, और दूसरे दिन देखोगे तो उनका गलना भी स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि एक बार ये इस हार्मोन को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं ऑटोकैटालाइटिक हार्मोन। ऑटोकैटालाइटिक यानी एक सेल में अगर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, नेबरिंग सेल को इसका सिग्नल मिल जाएगा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, वो भी करेगा, उसके नेबरिंग सेल्स भी करेंगे। यानी कि एक जगह पे अगर इथिलीन प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया तो उसके आजू बाजू के जितने सारे सेल्स हैं दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इथिलीन इन रिस्पॉन्स टू दैट फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, so इसीलिए in no time bananas they start ripening and all of the bananas will become overripe in say
वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम इटसेल्फ, ठीक है। तो मोस्टली अपने इसके रिगार्डिंग वीडियोस भी देखे होंगे DIY ट्रिक्स में कि अगर आपको टमेटोज़ वगैरह पकाने हैं तो फिर आप टमेटोज़ के बीच में एक बनाना रख दो पका हुआ और उसको कवर कर दो, तो उसका इथिलीन गैस जो है वो पूरे उस टमेटोज़ को भी पका देगा, इतना वो स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि ऑटो कैटालाइटिक एक्टिविटी के थ्रू ये सब लोग अपना इथिलीन प्रोडक्शन करके ये सब लोग राइप हो जाएंगे। ओके, सो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट ऑकर्स थ्रू दिस स्पेसिफिक वन हार्मोन दैट इज इथिलीन। Okay, then next one and the last hormone, that is abscisic acid. It is also called as the stress hormone. Generally it is naturally occurring growth inhibitor into plants, and जनरली जैसे मैंने पहले भी बताया कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो अनलिमिटेड होती है। ओके, तो ये ग्रोथ को कहीं ना कहीं स्टॉप करना भी ज़रूरी है, तो उसके लिए एब्सिसिक एसिड ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए हेल्प करता है। इट काउंटरएक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑक्सिन्स, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ये भी हमने जब भी डिस्कस किया था कि ये ऑपोजिट ऑफ ग्रोथ है। एंड एब्सिसिक एसिड इट कॉजेज फास्टर एब्सिशन ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर्स, इंड्यूसेस डॉर्मेंसी इनटू सीड्स जनरली, ट्यूबर्स एंड बल्ब्स। ये ग्रोथ को रिटार्ड करता है या फिर रोकता है, ठीक है। एंड कॉजेज स्टोमेटा, इट कॉजेज क्लोजर ऑफ द स्टोमेटा एंड रिटार्ड्स द ग्रोथ। सो जो भी ग्रोथ रिलेटेड एस्पेक्ट है यानी कि जिसको स्टॉप करना है, तो ये सबको स्टॉप करने के लिए मेजरली वर्क करता है वो है एब्सिसिक एसिड। So antagonistic hormone of auxin, gibberellin and cytokinin, that is abscisic acid, dormancy induce करता है, abscission में promote करता है, यानी कि falling of the leaves, aging of the leaves, aging of the flowers, इनमें सब में ये जनरली हेल्प करता है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग एक टेबल है जिसमें कौन कैसे प्रमोट करता है उसके बारे में बताया गया है। ये एक टेबल मैं आपके साथ में शेयर कर दूँगी आपको along with this video. So you can keep it with you, or you can just take a print out and paste it into your notebook, or you can just write it down into your notebook, no issues. तो सारे हॉर्मोन्स के बारे में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसमें, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी मिल जाएगा उसमें, एंड देन यू कैन गो थ्रू इट एंड योर एंटायर स्टडी फॉर द प्लांट हॉर्मोन्स विल बी फिनिश्ड इन नो टाइम। ओके, so I hope this is clear for you, that is plant hormones and the nastic movements, that is non-directional movement towards the stimulus, एंड द डायरेक्शनल मूवमेंट दैट इज़ ट्रॉपिक मूवमेंट। आई होप पिछले बार बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए थे कुछ डाउट्स है करके, तो वो सारे डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे कि नास्टिक क्या है, ट्रॉपिक क्या है, और कैसे हॉर्मोन्स हेल्प करते हैं इनटू ट्रॉपिक मूवमेंट्स। तो इसके बारे में भी आज हमारा डिस्कशन ख़त्म हो गया। सो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। अगर आपको कुछ डाउट होगा देन यू कैन जस्ट कॉल मी और टेक्स्ट मी, आई विल क्लियर इट ऑफ एज सुन एज पॉसिबल। इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज में शीट के एंड में जो भी सारे क्वेश्चंस है, ट्राई एंड सॉल्व दी थ्योरी क्वेश्चंस इटसेल्फ। जो आपके MCQs है उनको भी आप अभी सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन्स थे, जैसे ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ रूट एंड स्टेम इज़ ड्यू टू, इसमें जनरली बच्चे टिक करने जाते हैं द इफेक्ट ऑफ लाइट, बट मेजरली इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हार्मोन इफेक्ट। अभी आपको ये समझ में आया क्योंकि ऑक्सिन्स इसको रूल करता है, ठीक है। तो ये भी सॉल्व करने की कोशिश करो, कुछ डाउट होगा देन आई विल सॉल्व इट फॉर यू ऑल। ऑल्सो जो थ्योरी क्वेश्चंस है इसमें, वो भी उसमें से भी कुछ चीज़ें सॉल्व करना स्टार्ट कर लो, सो दैट इफ़ यू हैव एनी डाउट्स वी कैन क्लियर देम ऑल्सो एज वेल। ओके, तो ये छोटे छोटे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो है आपको नए पैटर्न के हिसाब से आपको MCQs आते हैं पेपर में, तो इनको भी सॉल्व करना शुरू कर लो। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कुछ अगर डाउट हो, अच्छा एक और चीज़ इसमें पहले जो एनिमल कोऑर्डिनेशन है उसके बारे में दिया है क्वेश्चंस, अब उसको छोड़ के प्लांट वाला एक एक्सरसाइज है उसको पहले सॉल्व करो। ओके, सो आई होप ये आपको मिल जाएगा अच्छे से, ठीक है। और अगर डाउट होगा देन यू कैन टेक्स्ट मी। सो आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास, जहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन इनटू एनिमल स्टार्ट करेंगे, फर्स्टली ब्रेन एंड देन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। सो तब तक के लिए यू कैन जस्ट रिवाइज इट, जो भी आज हुआ है उसको रीड कर लो और फिर से एक बार शीट से रीड कर लो, डाउट हो तो पूछना, ठीक है। बाय, टेक केयर।